नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने इनकम टैक्स के सैलरी हेड में केवल अलाउंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम परक्विजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परक्विजिट्स: जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को कोई सुविधा प्रोवाइड करती है तो उसे परक्विजिट्स बोलते हैं और उसकी मॉनेटरी वैल्यू को इनकम टैक्स में टैक्सेबल करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन और एट कंसेशनल रेट। मतलब कोई घर जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए या कंसेशनल रेट पर रहने के लिए दिया हुआ है। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ इस प्रकार से टैक्सेबल होता है। अगर घर का मालिक खुद एम्प्लॉयर है तो वहाँ की पॉपुलेशन देखेंगे। अगर पॉपुलेशन वहाँ 10 लाख से कम है तो परक्विजिट की वैल्यू 7.5% सैलरी की टैक्सेबल होगी, और अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से कम है तो उसकी वैल्यू 10% सैलरी की टैक्सेबल होगी, और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है तो उसकी वैल्यू 15% सैलरी की टैक्सेबल होगी। और अगर वो घर एम्प्लॉयर ने खुद ही रेंट पर लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू 15% ऑफ सैलरी या जो उसने प्रॉपर्टी का रेंट दिया है, इन दोनों में कम होगा, वो परक्विजिट की वैल्यू होगी। और अगर एम्प्लॉयर ने कोई होटल में रूम प्रोवाइड किया है तो वैल्यू उसकी 24% ऑफ सैलरी या जो होटल का टैरिफ होगा, इन दोनों में जो कम होगा वो वैल्यू होगी। इन सभी में सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डीए अंडर टर्म्स प्लस कमीशन किसी भी प्रकार का और अलाउंस का केवल टैक्सेबल पार्ट, इन सब को जोड़कर सैलरी निकालेंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस रूल के हिसाब से वैल्यू किया जाता है। अगला आता है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। इसे समझने से पहले हमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को समझना होगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के 3 कंडीशन होते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक फुलफिल हो जाए तो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड होता है। पहली कंडीशन है एम्प्लॉय और डायरेक्टर कोई व्यक्ति एक ही कंपनी में हो, मतलब एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय भी हो और डायरेक्टर भी हो। दूसरी कंडीशन है एम्प्लॉय भी हो और उसने उसी कंपनी के 20% शेयर को होल्ड भी कर रखा हो। और तीसरी कंडीशन होती है एक ऐसा एम्प्लॉय जो पूरे साल में 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की इनकम को अर्न करता हो। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी: अगर ये फैसिलिटी अगर वो एम्प्लॉयर अपने सोर्स से देता है तो देखेंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की फैसिलिटी कोई एम्प्लॉयर आउटसाइड एजेंसी से लेके देता है तो कनेक्शन देखेंगे कि अगर वो एम्प्लॉय के नाम पे है तो वो टैक्सेबल स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड दोनों एम्प्लॉय के लिए होगा, लेकिन अगर कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पे है तो ये केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को टैक्सेबल होगा। अब इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी। अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने सोर्स से देता है तो उसकी वैल्यू जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके बराबर होगी। अगर एम्प्लॉयर इसे किसी आउटसाइड एजेंसी से देता है तो इसकी वैल्यू इतनी होगी जितनी वो आउटसाइड एजेंसी को पे करता है। अगला आता है वैल्यू ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी टू एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हाउस होल्ड। मतलब कोई भी एजुकेशनल फैसिलिटी जो फ्री या कंसेशनल रेट पर एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेंबर को प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग और एजुकेशनल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय: अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को कोई ट्रेनिंग या एजुकेशनल फैसिलिटी देता है तो वो स्पेसिफाइड के लिए भी एग्जेम्प्ट होगी और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी एग्जेम्प्ट होगी। अगला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब एजुकेशन फैसिलिटी ऐसे स्कूल में दी जा रही है जिसका मालिक खुद एम्प्लॉयर है, तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए तो टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए नॉन टैक्सेबल होगा। और इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर स्कूल लेस 1000 पर मंथ एंड अमाउंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर एम्प्लॉयर के कुछ अरेंजमेंट है, इस केस में बिल देखेंगे। अगर बिल एम्प्लॉयर के नाम पे है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल होगा, और अगर बिल एम्प्लॉय के नाम पे है तो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर बिल एम्प्लॉयर के नाम पे है तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ये टैक्सेबल नहीं होगा,
और अगर ये बिल एम्प्लॉय के नाम पे है तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी ये टैक्सेबल होगा और इसकी वैल्यू भी सिमिलर स्कूल के साथ कंपेयर करके निकाली जाएगी। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर ना तो कोई अरेंजमेंट हो और ना ही एम्प्लॉयर उसका मालिक हो, तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी टैक्सेबल होगा और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी टैक्सेबल होगा। स्कॉलरशिप स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगला आता है वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय दोनों के लिए टैक्सेबल होता है। जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है या एम्प्लॉय की फैमिली को कोई गिफ्ट देता है तो वो 5,000 पर एनम तक एग्जेम्प्ट होते हैं और इसके ऊपर वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। अगला आता है मोटर कार फैसिलिटी। अगर कार एम्प्लॉयर की है तो ये केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा और अगर कार एम्प्लॉय की है तो ये दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए मतलब स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड दोनों के लिए टैक्सेबल होगा। अब इसमें टैक्स लगाने से पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो ये देखना होगा कि रिटर्न एंड मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर देता है या एम्प्लॉय। पहला केस है, अगर कार का यूज़ केवल ऑफिस पर्पज़ के लिए होता है तो अगर कार एम्प्लॉयर की है और रिटर्न मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर देता है तो ये तो कोई परक्विजिट ही नहीं हुआ। और अगर कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय देता है तो ये तो एम्प्लॉय ही ने एम्प्लॉयर पे एहसान किया। और अगर कार एम्प्लॉय की है और खर्चा एम्प्लॉयर का है तो ये भी कोई परक्विजिट नहीं हुआ, क्योंकि कार का पूरा यूज़ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए है। और अगर कार एम्प्लॉय की है, खर्चा भी एम्प्लॉय का है तो भी ये कोई परक्विजिट नहीं हुआ, बल्कि एम्प्लॉय ने ही एम्प्लॉयर पे अपनी कार का एहसान किया। दूसरा केस है, अगर कार का केवल प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और कार एम्प्लॉयर की है और खर्चा एम्प्लॉयर का है तो उसकी वैल्यू होगी 10% ओरिजिनल कॉस्ट की नॉर्मल वेयर एंड टियर प्लस ड्राइवर की सैलरी अगर देते हैं प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस, और इसमें से माइनस कर देंगे जो भी एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर चार्ज करेगा। कार अगर एम्प्लॉयर की है, रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉय ने किया है तो वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट फॉर नॉर्मल वेयर एंड टियर प्लस ड्राइवर की सैलरी अगर कोई ड्राइवर है, और इसमें से माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर ने अमाउंट चार्ज किया है। और अगर कार एम्प्लॉय की है और रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर ने दिया है तो वैल्यू कार की कुछ इस प्रकार होगी रनिंग मेंटेनेंस जो भी एम्प्लॉयर ने दिया है प्लस ड्राइवर सैलरी जो एम्प्लॉयर ने सहा है अगर कोई हो, माइनस अमाउंट जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से चार्ज किया हो। और अगर एम्प्लॉय की कार है, खर्चा भी एम्प्लॉय का है और उस कार का यूज़ एम्प्लॉय ने पूरी तरह से प्राइवेट पर्पज़ के लिए किया है तो ये कोई परक्विजिट ही नहीं हुआ। तीसरा केस है कि कार का यूज़ प्राइवेट और ऑफिस पर्पज़ दोनों के लिए हुआ हो। अगर कार एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर ने किया है और कार 1600 सीसी से अधिक की है तो वैल्यू होगी 2400 रुपये पर मंथ प्लस 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के अगर कोई हो। और अगर कार 1600 सीसी या उससे कम है तो 1800 रुपये पर मंथ प्लस 900 अगर ड्राइवर है, और कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा यदि एम्प्लॉयर ने कुछ चार्ज किया है। अगर कार एम्प्लॉयर की है और खर्चा एम्प्लॉय ने किया है और कार 1600 सीसी से अधिक है तो फिक्स वैल्यू होगी 900 रुपये पर मंथ प्लस 900 रुपये ड्राइवर के यदि कोई हो। और अगर कार 1600 सीसी या उससे कम है तो फिक्स 600 रुपये पर मंथ प्लस 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के। अगर कोई एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है एम्प्लॉय से तो वो भी डिडक्ट नहीं होगा। कार अगर एम्प्लॉय की है और रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है तो कार की वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी कि लॉग बुक के हिसाब से कितने % खर्चा ऑफिस पर्पज़ के लिए हुआ है, और 2400 अगर कार 1600 सीसी से अधिक की है या 1800 अगर कार 1600 सीसी या उससे कम की है प्लस 900, जो इन दोनों में ज़्यादा होगा वो कार की वैल्यू होगी। और अगर कार एम्प्लॉय की है और खर्चा भी एम्प्लॉय ने किया है तो ये तो कोई परक्विजिट होगा ही नहीं। अगला आता है परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर कोई सर्वेंट, गार्डनर, कुक या सिक्योरिटी
या स्वीपर या कोई बॉडीगार्ड, अगर इन सबको एम्प्लॉयर एंगेज करता है तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हें एम्प्लॉय एंगेज करता है तो ये स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल होगा और नॉन स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल होगा। और इसकी वैल्यू एम्प्लॉयर द्वारा जो भी इनकी सर्विस के लिए सैलरी पे होगा वही परक्विजिट की वैल्यू होगी। अगला आता है सेल ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अर्लियर यूज्ड एज बिजनेस एसेट। कोई ऐसी मूवेबल एसेट जो एम्प्लॉयर ने पहले अपने बिजनेस में यूज़ किया है उसे अपने एम्प्लॉय को सेल कर देता है। ये स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड दोनों तरह के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अदर देन वाइट गुड्स जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, इन पर 50% WDV से डेप्रिसिएशन को अलाउड कर जो भी वैल्यू बचेगी उसे परक्विजिट मानेंगे और ये स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड दोनों के लिए टैक्सेबल होता है। अगला आता है कार। इस पर 20% WDV से डेप्रिसिएशन को अलाउ करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसे परक्विजिट मानेंगे। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड मतलब वाइट गुड, ऐसे गुड्स जिन्हें हम प्राइवेट पर्पज़ के लिए घरों में यूज़ करते हैं जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, फैन, AC, ओवन। ऐसे गुड्स पर 10% SLM से डेप्रिसिएशन को चार्ज करके वैल्यू निकालेंगे और ये स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड दोनों के लिए टैक्सेबल होता है। अदर मूवेबल गुड जैसे मशीनरी और फर्नीचर, इस पे 10% SLM से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे। अगला यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट मतलब एम्प्लॉय द्वारा किसी मूवेबल एसेट का यूज़ करना। अगर वो एसेट एम्प्लॉयर की है तो उसकी वैल्यू 10% ओरिजिनल कॉस्ट की, अगर उसे एम्प्लॉयर ने उसे कहीं बाहर से हायर किया है तो उसकी वैल्यू हायर चार्ज जो भी एम्प्लॉयर पे करेगा वो होगी। और लैपटॉप और कंप्यूटर को यूज़ करना सभी एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है। अगला आता है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी कोई भी एम्प्लॉयर या तो अपने सोर्स से देगा या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई नोटिफाइड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या किसी अदर हॉस्पिटल से या आउटसाइड इंडिया। अगर वो अपने सोर्स से देता है तो एग्जेम्प्ट होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से देता है तो भी एग्जेम्प्ट होगा, अगर कोई ऐसे हॉस्पिटल से देता है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने नोटिफाइड किया है तो भी एग्जेम्प्ट होगा, अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के थ्रू करता है तो भी एग्जेम्प्ट होगा, और अगर अदर हॉस्पिटल से देता है तो स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। और अगर आउटसाइड इंडिया से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो इसमें 3 खर्चे होते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड और कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। इसकी बात हम अभी आगे करते हैं। और अदर हॉस्पिटल से स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए बिल देखेंगे कि एम्प्लॉयर के नाम पे है या एम्प्लॉय के नाम पे। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और बिल एम्प्लॉयर के नाम पे है तो 15,000 की ऊपर की वैल्यू पे टैक्स लगेगा, और अगर बिल एम्प्लॉय के नाम पे है तो भी 15,000 से ऊपर की वैल्यू पे टैक्स लगेगा। और अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और बिल एम्प्लॉयर के नाम पे है तो ये एग्जेम्प्ट होगा। अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और बिल भी एम्प्लॉय के नाम पे है तो ये 15,000 की ऊपर की वैल्यू पे टैक्स लगेगा। अब यदि मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया से प्रोवाइड करता है तो 3 खर्चे आते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। बाहर जाने का खर्चा, बाहर रहने का खर्चा और बाहर इलाज कराने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है तो ये एग्जेम्प्ट होगा, और अगर 2 लाख से अधिक है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड जितना RBI परमिट करेगा उतना ही ये एग्जेम्प्ट होगा। कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इसे भी जितना RBI परमिट करेगा उतना ही ये एग्जेम्प्ट होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं, मतलब ऐसे बेनिफिट जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं, जैसे ग्रेच्युटी। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रेच्युटी कैन बी ट्रीटेड एज गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर द सर्विस रेंडर्ड टू हिज एस्टेब्लिशमेंट बाय हिम। इसको कुछ इस प्रकार से टैक्सेबल करते हैं
If gratuity paid to an employee while he continues to remain in service is not exempt from tax. जब उसे gratuity सर्विस के दौरान मिलती है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है. और if gratuity paid to government employee at the time of retirement then it will be fully exempt from tax. जब gratuity रिटायरमेंट पे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो ये पूरी तरह से exempt होता है. If gratuity payable to non-government employee, then it will be taxable as follow. जब gratuity किसी non-government employee को रिटायरमेंट के टाइम मिलती है तो वो कुछ इस प्रकार से टैक्सेबल होता है. Gratuity payable to non-government employee at the time of retirement. जब non-government employee को रिटायरमेंट पे gratuity मिलती है तो ये देखते हैं कि उस इस्टेब्लिशमेंट पे Gratuity Act 1972 एप्लीकेबल होता है या नहीं होता. अगर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होता है तो 3 कंडीशन होती है. ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, दूसरा फिक्स्ड 20 लाख, थर्ड लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ इंटू 15/26 इंटू क्रेडिट पीरियड. और सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी और डीए होता है. और अगर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं होता तो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या 20 लाख या एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू 1/2 इंटू क्रेडिट पीरियड. और यहाँ सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन अंडर टर्म. जब ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता तो एवरेज सैलरी को लास्ट प्रीसीडिंग 10 मंथ का एवरेज करके निकालते हैं और 6 महीने से ऊपर को पूरा 1 ईयर कंप्लीट मानते हैं और पार्ट ऑफ द ईयर विल बी इग्नोर्ड. और जो 6 महीने से कम हो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है. अगला आता है प्रोविडेंट फंड, मतलब ऐसा फंड जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ हिस्सा और उतना ही एम्प्लॉयर की तरफ से उस फंड में जमा किया जाता है और रिटायरमेंट के टाइम पे उस अमाउंट पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है और रिटायरमेंट के टाइम पे ये पूरा पैसा एम्प्लॉय को दिया जाता है. तो ऐसे फंड को प्रोविडेंट फंड कहते हैं. अंडर दिस स्कीम सर्टेन इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड एवरी मंथ एंड द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज टू प्रोविडेंट फंड. द कंट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड. The interest on these investment is also credited to the provident fund account of the employee. Provident fund में पहला आता है स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड मतलब SPF. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कॉलेज यूनिवर्सिटी या ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हों इनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है. दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. इट इज़ स्कीम टू विच द PF Act 1952 applies. According to PF Act 1952, any person who employs 20 or more employees after 3 years of its establishment is under an obligation to register himself under the PF Act 1952 and start PF scheme for the employees in his organization. ऐसी संस्था जहां 20 या उससे अधिक एम्प्लॉय काम करते हों उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन PF एक्ट 1952 में कराना होता है और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कुछ हिस्सा काट के PF फंड में जमा करना होता है. और तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसा प्रोविडेंट फंड जो रिकॉग्नाइज्ड ही ना हो. इनकी वैल्यू कुछ इस प्रकार की जाती है. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन SPF में एग्जेम्प्ट होता है और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी का 12% तक तो एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल होता है. और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यहाँ टैक्सेबल नहीं होता, मतलब सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता. और जो इस कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट होता है वो स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड के लिए तो एग्जेम्प्ट होता है और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल होता है. और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यहाँ टैक्सेबल नहीं होता. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. 80C में SPF की डिडक्शन 1.5 लाख तक मैक्सिमम मिलती है. RPF में भी 1.5 लाख तक मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलती.
एम्प्लॉयर को डिडक्शन P&L अकाउंट में SPF में मिलती है बिना किसी लिमिट के, RPF में भी मिलती है बिना किसी लिमिट के, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलती। लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे इकट्ठा पेमेंट, इस पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट SPF में एग्जेम्प्ट होता है, RPF में एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एम्प्लॉय कम से कम 5 वर्ष एम्प्लॉयमेंट में रहा हो, और URPF में ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। और एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन और उस पर इंटरेस्ट SPF के लिए एग्जेम्प्ट होता है, RPF के लिए भी एग्जेम्प्ट होता है, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए केवल इंटरेस्ट वाला हिस्सा अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होता है। अगला आता है पेंशन। पेंशन 2 तरह से होती है, अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन जो कि पीरियोडिकली पेड होती है, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए टैक्सेबल होता है। और कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में तो एग्जेम्प्ट होती है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में कुछ इस प्रकार से टैक्सेबल होती है। In case employees is getting gratuity, maximum pension which is exempt from tax is 1/3, means 33% of balance pension at the credit of employee at the time of commutation of pension. और B होता है in case employee is not getting gratuity, maximum pension which is exempt from tax is 1/2, means 50% of balance pension at the credit of employee at the time of कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।